Hello, student. This is chapter 13 of your SS book, The Delhi Sultans. So, student, take out your book, open page number 18. Delhi became an important city only in the 12th century. Through the Tomars are credited with the founding of Delhi in 736 EC as a Dalika. 12th सेंचुरी से पहले जो दिल्ली था वो कोई नोन सिटी नहीं था या इम्पॉर्टेंट सिटी नहीं था। 12th सेंचुरी में थॉमस जो थे उन्होंने उनको ये क्रेडिट दिया जाता है, दिल्ली को उन्होंने क्या क्या फाउंडेशन रखी और उसको क्या कहा उन्होंने, दिल्ली को नाम दिया दिल्ली का कब 1736 CE में। The Tomar ruled in Haryana and Delhi and the region around them under the Pratihars. और कहाँ उन्होंने दिल्ली में जो तोमर्स थे उन्होंने दिल्ली में, हरियाणा में और कुछ उसके आसपास का जो रीजन था, क्षेत्र था परिहार्स के अंडर, उस पर राज्य किया। दे डिक्लेयर इंडिपेंडेंस इन अर्ली 12th सेंचुरी और उन्होंने अपने आप को प्रतिहार के अंडर में था, उन्होंने उस पर राज्य किया और अपने आप को उन्होंने 12th सेंचुरी के स्टार्टिंग में अपने आप को इंडिपेंडेंट स्वतंत्र घोषित कर दिया। अंगापाला वॉज देयर फेमस रूलर। अंगापाला जो थे उनके फेमस रूलर्स में से एक था। द चौहान डिफीटेड द तोमर्स इन मिडिल ऑफ 12th सेंचुरी। द फेमस चौहान रूलर वॉज पृथ्वीराज चौहान। आफ्टर हिज डेथ बाय Muhammad Ghori in 1192, Delhi went under to the Turkish rule. अब जो तोमर्स थे उनको डिफीट किया 12th सेंचुरी के मिड में चौहान जो रूलर थे उन्होंने। पृथ्वीराज चौहान आपने नाम सुना होगा। पृथ्वीराज चौहान को हराया था मोहम्मद गौरी ने और उसके बाद दिल्ली से जो राजपूत राजा थे, चाहे वो तोमर्स थे चौहान थे, उनका ख़त्म हो गया, उनका राज्य ख़त्म हो गया और किसके पास चली गई? दिल्ली की जो सल्तनत थी वो चली गई टर्किश रूलर के पास चली गई। दिल्ली बिकम एन इम्पॉर्टेंट कॉमर्शियल सेंटर अंडर द तोमर्स एंड चौहान। जब जिस समय वहाँ पर तोमर राजाओं का और चौहान राजाओं का शासन था, तोमर के बाद चौहान्स ने वहाँ पर राज्य किया था, उस समय दिल्ली जो था वो एक बहुत इम्पॉर्टेंट व्यापारिक केंद्र बन गया था। मैनी रिच जैन्स मर्चेंट लिव्ड इन द सिटी एंड कंस्ट्रक्ट सेवरल टेम्पल्स। बहुत सारे जैन जो थे, मर्चेंट व्यापारी जो थे, वो सिटी में रहने लगे थे और उन्होंने बहुत सारे मंदिर बनाए थे। कॉइन मिंटेड हियर कॉल्ड दिल्ली वॉल हैज़ ए वाइड सर्कुलेशन। और यहाँ पर जो कॉइन है, जो सिक्के बनाए जाते थे, मिंटेड मतलब सिक्के बनाना, कॉइन मिंटेड मतलब वो जो है उनको कहा जाता था उन सिक्कों को दिल्ली वॉल, और शायद इसी वजह से दिल्ली का नाम दिल्ली पड़ा और ये बहुत दूर दूर तक ये सिक्के फेमस थे। मोहम्मद गौरी वॉज मर्डर्ड इन 1206 AD। द चेंज ऑफ दिल्ली एंड Ajmer went to his general Qutbuddin Aibak. He was a Turkish slave. अब मोहम्मद गौरी जो था उसका हत्या कर दी गई 1206 AD में और उसके बाद जो चार्ज था दिल्ली का और अजमेर का, वो जो मोहम्मद गौरी का जो स्लेव था जिसको उसने अपना जनरल बना रखा था, जो उसका क्या था, गुलाम था, कुतुबुद्दीन ऐबक, उसके पास चला गया। ही वॉज टर्किश स्लेव। क्या था वो? एक टर्किश तुर्की का गुलाम था। किसका? मोहम्मद गौरी का। ही प्रोक्लेम्ड हिमसेल्फ द सुल्तान एंड रूल्ड फ्रॉम दिल्ली। उसने अपने आप को सुल्तान, प्रोक्लेम मतलब घोषित कर दिया और दिल्ली पर शासन करने लगा। द रूलर ऑफ द डायनेस्टीज दैट फॉलोड हिम ऑल्सो रूल्ड फ्रॉम दिल्ली। और उसके बाद बहुत सारे रूलर्स जो हैं उसी डायनेस्टी के, उन्होंने दिल्ली पर शासन किया। Thus, Delhi Sultanate was founded in the beginning of 13th century.
Delhi became a capital that controlled vast area of the subcontinent. और 13th सेंचुरी में दिल्ली जो बन गई वो सल्तनत बन गई, वहाँ सुल्तान स्थापित हो गए और दिल्ली का बहुत बड़े जो सब कॉन्टिनेंट इंडिया का था उसमें बहुत बड़े एरिया में दिल्ली का जो हो गया वो अधिकार हो गया, कंट्रोल हो गया. द दिल्ली सुल्तान बिल्ड मैनी सिटीज़ इन दिस एरिया. और जो वहाँ के सुल्तान रहे दिल्ली के, उन्होंने बहुत सारे सिटीज़ को डेवलप किया. दे ऑल टुगेदर वाज नोन एज दिल्ली. और वो आप सारे मिलके क्या कहलाते हैं? दिल्ली कहलाते हैं. वो छोटी छोटी जो उन्होंने सिटीज़ डेवलप किए थे, आज उन सभी को हम क्या बोलते हैं? वो दिल्ली के अंतर्गत आते हैं. Tuareg of Delhi Sultans. There were many sources of history of Delhi Sultans, inscription, coins and architecture, but Tuareg, meaning histories, are available a lot. These are written in Persian, which was the language of administration under the Delhi Sultan. The writer of Tuareg were learned men, courtiers, poets, secretaries and administrators. तुआरिक, वैसे तो हिस्ट्री के लिए अगर हम सुल्तान वाले दिल्ली सुल्तान की हिस्ट्री देखें तो हमारे पास बहुत सारी सोर्स हैं, जैसे कि इंस्क्रिप्शन, कॉइन्स, आर्किटेक्चर. लेकिन तुआरिक जो है, प्लूरल में बोलते हैं तुआरिक और सिंगुलर होता है तारिक. वो जो है मेन हिस्ट्री का सोर्स है, जहाँ हमें क्या है, हिस्टोरीज मिल जाती है, मतलब हिस्ट्री की कहानियाँ अवेलेबल हैं. ये पर्शियन लैंग्वेज में लिखी हुई है तुआरिक. और ये जनरली जो कोर्ट में रहने वाले जो इसके राइटर थे वो या तो बहुत लर्न मैन थे, कोर्ट में राजा के दरबार में रहते थे, दरबारी थे, पोएट थे, सेक्रेटरी थे या एडमिनिस्ट्रेटर्स थे. उन्होंने इसको लिखा है. दे रिकाउंटेड द इवेंट एंड कमेंटेड ऑन देम टू एडवाइज द रूलर फॉर अ जस्ट रूलर. वो क्या करते थे, क्रमबद्ध तरीके से जो भी इवेंट होते थे, जो भी उनको लिखते थे और राजा को एडवाइस करते थे, जो एडमिनिस्ट्रेशन था उसको एडवाइस करते थे कि किस तरीके से न्यायपूर्वक शासन चलाया जा सके. टू यूज़ द इंफॉर्मेशन इन द तुआरिक वी मस्ट नो देयर लिमिटेशन. लेकिन जब हम जो इन्फॉर्मेशन हमें तुआरिक से मिली है उससे हमें पता चलता है उनकी भी कुछ सीमाएं थी. जैसे कि द राइटर ऑफ तुआरिक वर नॉट इन टच विद द कॉमन पीपल. वो कॉमन पीपल जो थे उनके टच में नहीं थे, तो जो कुछ भी वो लिखते थे वो दरबार से रिलेटेड या राजा से रिलेटेड चीज़ें ही लिख पाते थे. द राइटर ऑफ तुआरिक वर नॉट द touch with common people. They often wrote in the hope of rich reward from the Sultan. Moreover, their ideas or idol was based on birthright and gender distinction. Example, they believed that person born in noble families inherited the rights to govern by birth and men were superior than women. अब क्या था, एक तो वो जो लिखते थे वो क्या लिखते थे, कई बार वो इस उम्मीद से लिखते थे या कि जिससे उनको रिवॉर्ड मिल सके, सुल्तान उसको कुछ इनाम दे सके. और जनरली जो उनके आइडिया थे वो किस पे बेस्ड थे, बर्थ राइट पे, और जो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन था, जो लिंग में डिफरेंसेस थे उस पे थे. भेदभाव जो था, मतलब मेल और फीमेल में भेदभाव, उस पे उनके आइडियाज़ जो थे वो बेस्ड थे. जैसे कि उनको विश्वास था कि जो पर्सन जो है वो नोबल फैमिली में पैदा होता है वही क्या करता है, वंशवाद जिसको कह सकते हैं, वही आगे जाकर उसको ही राइट है कि वो क्या करे, गवर्न करे, गवर्नमेंट को चलाए या रूल करे. सेम इसी तरीके से जो आदमी हैं वो सुपीरियर हैं औरतों से. इसका एक एग्जाम्पल है, फॉर एग्जाम्पल द क्रोनिकलर ऑफ सुल्तान पीरियड Minaz-e-Siraz recognized that Razia Sultan was more able and qualified than his brother, but he was not comfortable at having the queen a ruler.
as ruler, he thought that queen rules went against the ideal social order created by God, in which women were supposed to be subordinate to man. So she was removed from the throne in 1240. अब जो क्रॉनिकल स्टेज मतलब जो क्रमबद्ध तरीके से किसी घटनाओं को लिखते थे, उनमें से एक था मेनाज ए सिराज। उन्होंने लिखा है कि रजिया सुल्तान जो थी वो बहुत एबल थी, क्वालिफाइड थी। अगर उनके भाइयों से कंपेयर करें तो वो क्या थी, एबल और क्वालिफाइड थी। लेकिन वो उसका रूल करने पर अपने आप को कंफर्टेबल फील नहीं करते थे। उनको अच्छा फील नहीं होता था कि रजिया सुल्तान जो है उनके ऊपर शासन करे। उनका मानना था कि जो क्वीन है उसको रूल करना, उसको मतलब राजा की एक रूलर बनना क्या है, सामाजिक जो गॉड ने क्या किया है, एक आदर्श स्थापित किया है, उसके खिलाफ है। और इसी वजह से वो क्या था, उन रजिया सुल्तान को अपनी गद्दी से 1240 में हटा दिया गया। और बच्चों, हटाया नहीं गया, उसको मार दिया गया। क्या कि मार के उसको गद्दी से हटा दिया। द ममलुक और स्लेव डायनेस्टी और अर्ली टर्किश रूलर। अब शुरू होती है दिल्ली में जो डायनेस्टी थी, किसकी, स्लेव डायनेस्टी, गुलाम वंश की शासन जो है वो शुरू हुआ। ममलुक होता है सन ऑफ स्लेव, मतलब गुलाम का बेटा। कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 to 1210 founded the Slav dynasty. He was the slave and general of Muhammad Ghori. He ruled over the territories conquered by Ghori in India. After the death of Muhammad Ghori, he declared his freedom from the ruler of Ghazni. Thus, a slave came to be a sultan. अब सबसे पहला जो स्लेव डायनेस्टी का वंशज, डायनेस्टी का जो सबसे पहला फाउंडर था वो था कुतुबुद्दीन ऐबक। और जो स्लेव डायनेस्टी का पीरियड है, कितने सालों चली, तो वो चली 1206 से लेकर 1290 तक स्लेव डायनेस्टी चली, जिसमें कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 से लेकर 1210 तक शासन किया, अप्रॉक्सीमेट 4 ईयर। और वो कौन था, मोहम्मद गौरी का जनरल था। मोहम्मद गौरी ने भारत को भारत की जिस क्षेत्र को जीता था, उसको संभालने के लिए किसको रखा था, कुतुबुद्दीन ऐबक को रखा था। वो उसका ही क्या था, स्लेव था, उसका ही गुलाम था। लेकिन जैसे ही मोहम्मद गौरी मरा, उसने अपने आप को अलग कर लिया। जो गजनी, ये मोहम्मद गौरी जो था वो गजनी रूलर था, उससे उसने गजनी रूलर से अपने को अलग कर लिया और खुद एक स्वतंत्र रूलर बन गया। और इस तरीके से वो स्लेव डायनेस्टी की उसने नींव रखी। कुतुबुद्दीन ऐबक सन इन लॉ इल्तुतमिश सक्सेड हिम। और आगे चल के उसकी डेथ के बाद 1210 से 1236 तक जो इल्तुतमिश था, उसका जवाई कह सकते हो, बेटी का हस्बैंड, वो वहाँ का रूलर बना। द खलीफा और बगदाद bestowed upon him the title सुल्तान। और खलीफा जो था बगदाद का, उसने उसको टाइटल दिया सुल्तान का, इल्तुतमिश को। ही consolidated the empire in India. He fought against the Turks noble and the Rajput in north and gradually increased the control up to Bengal in east and Sindh to west. अब धीरे धीरे उसने क्या किया, अपनी सल्तनत को बढ़ाना या अपने क्षेत्र को बढ़ाना शुरू किया। और किस किस के खिलाफ लड़ा, जो नोबल्स थे तुर्क, उनके खिलाफ लड़ा, नॉर्थ में राजपूत राजाओं के खिलाफ लड़ा। और धीरे धीरे वो बंगाल, ईस्ट में बंगाल तक और वेस्ट में सिंध तक उसने अपना शासन फैला दिया। ही ऑल्सो फॉट अगेंस्ट द मंगोल लेड बाय चंगेज खान। और जो मंगोल्स था, जिसको का राजा जो चंगेज खान था, उसके खिलाफ भी उसने लड़ाई लड़ी। ही इनिशिएटेड अ लैंड रेवेन्यू सिस्टम इन विच empire was divided into small and large tract called
इख्तास. The nobles and the officers was given इख्तास instead of cash salary for their services. और उसने क्या सिस्टम लागू किया, उसने एक सिस्टम बनाया इख्तास सिस्टम. उस सिस्टम के अंदर जो उसकी टेरिटरी के रीजन थे, उसके छोटे छोटे रीजन, कुछ छोटे कुछ बड़े, उसमें उसने उनको बांट दिया. और वहाँ जो काम करते थे एडमिनिस्ट्रेटर्स, ऑफिसर्स, उनको उसने कहा कि तुम लोग जो एरिया उनको दे दिया कि तुम इससे क्या करो, लैंड रेवेन्यू लो, मतलब लैंड का टैक्स लो, और वही तुम्हारी क्या है, सैलरी है. उसने कैश सैलरी की जगह उनको लैंड दे दी कि ये एरिया तुम्हारा है और उसके का लैंड रेवेन्यू भी तुम्हारा है. और इस सिस्टम को कहते हैं इख्तास सिस्टम. ये उसने बनाया. Iltutmish chose his daughter Razia as his successor instead of any of his son. They were incapable to rule. She was brave, intelligent and just ruler. और इल्तुतमिश ने अपनी बेटी रजिया को चूज़ किया कि मेरे बाद वो शासन को संभालेगी. और रजिया सुल्तान ने कितने 1236 से 1240 तक शासन किया. इट मीन्स ओनली 4 ईयर. उसने अपने बेटे जो कि शासन के लायक नहीं थे उनको छोड़कर अपनी बेटी को क्या बनाया, रूलर बनाया. वो ब्रेव थी, इंटेलिजेंस थी और न्याय प्रिय रूलर थी. However, the nobles could not accept her as a sultan and killed her. लेकिन क्या हुआ, जो नोबल्स थे उन्होंने उसको सुल्तान नहीं माना. मैंने बताया था कि ज़्यादातर लोग ये सोचते थे कि लड़कियां जो हैं, औरतें जो हैं, वो क्या हैं, आदमियों से कम हैं और आदमी सुपीरियर है, इसलिए वो उसको रानी नहीं मान पाए और उसको क्या किया, उसको मार डाला. आफ्टर रजिया डेथ few unimportant rulers ascended the throne before गयासुद्दीन बलबन. अब उसके बाद कुछ रूलर हुए, कोई ज़्यादा फेमस नहीं हुए स्लेव डायनेस्टी के. और फिर बाद में गयासु बलबन जो है उसने क्या किया, उसको जो स्लेव डायनेस्टी थी उससे उसने दिल्ली को उसने अपना अधिकार कर लिया उसमें. वो कौन था, वो एक तुर्किश नोबल था और उसने took over the control of army and administration into his hand. He appointed a special officer to collect land revenue from peasants. Thus he reduced the power of nobles. After his death, his grandson was murdered and Jalaluddin Khilji seized the throne. अब उसने क्या किया, गैरसू बलबन ने जब रजिया सुल्तान के कुछ वंशज थे उनके मरने के बाद उसने खुद कब्जा कर लिया उसमें. वो एक टर्किश नोबल था. उसने सारा का सारा आर्मी और एडमिनिस्ट्रेशन का कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया. नोबल्स की पावर को कम कर दिया और उसने ऑफिसर्स रखे, स्पेशल ऑफिसर्स, जो लैंड रेवेन्यू को, लैंड के टैक्स को लेने वाले, जो क्या करते थे, पीजेंट से, किसानों से लैंड का टैक्स लेते थे. और उसकी डेथ के बाद उसका ग्रैंडसन बना और उसकी भी हत्या हो गई, उसके ग्रैंडसन की. और उसके बाद जलालुद्दीन खिलजी ने क्या किया, छीन लिया उस राज्य को, छीन लिया उसकी राजगद्दी को छीन लिया.